स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे सभी। आज अपन एक फ़िज़िक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये जेईई और नीट के नज़रिए से काफ़ी महत्व रखता है, काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, चलिए बिना टाइम ख़राब किए अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज अपन बात करेंगे किसकी, हीट करंट के बारे में। अब अपने को पता है हीट करंट जो है ये अपने थर्मोडाइनमिक्स का एक पोर्शन रहता है और अपने को पता है कि जो हीट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो करती है। जैसे कि आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है ये अपने को पता है भली भांति कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो सेम वैसे ही हीट करंट भी क्या रहता है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है और अलग अलग माध्यम के थ्रू वो फ्लो कर सकती है। मतलब उसके मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। वो रेडिएशन हो सकता है, वो कंडक्शन हो सकता है, वो कन्वेक्शन हो सकता है। तो हीट करंट जो है वो कंडक्शन का ही एक पार्ट है और अपन इसके ऊपर बात करते हैं। तो हीट करंट बेसिकली क्या हो जाएगा, हीट करंट का मतलब क्या है कि किस रेट से हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जा रही है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट is known as हीट करंट। ठीक है, और इसको हीट करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल मिलेगा आपको H और इसको अगर फॉर्मूले की टर्म में लिखें तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या हो गया, dQ/dt। यानी कि dQ हीट हम लोग अगर dt टाइम इंटरवल के में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको हीट करंट की फॉर्म में किस हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे, वो अपने पास हो जाएगा H = dQ/dt। तो ये dQ जो है ये बेसिकली क्या बता रही है, अपनी हीट एनर्जी कि कितनी हीट एनर्जी आपने dt टाइम इंटरवल में ट्रांसफ़र की है, और H जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अपने को हीट करंट को। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो मिलेगी आपको वो यूनिट क्या मिल जाएगी, जो हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी को हम लोग कैलोरी से रिप्रेजेंट करते हैं और dt के लिए टाइम अपन सेकंड यूज़ में लेंगे। तो इसकी यूनिट आपको मिलेगी, वो क्या मिलेगी बेटा, कैलोरी पर सेकंड। ठीक है, ये चीज़ें पता चल गई। अब ये तो अपन ने बात कर ली कि ये हीट करंट जो है ये इलेक्ट्रिक करंट के जैसा है। तो इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली हम लोग क्या लिखते थे, पहले से एक बार थोड़ी सी बात उधर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है I = क्या रहता था अपना, ΔV/R। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रिक करंट हो गया। और ΔV जो था वो क्या था, अपना पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चीज़ था, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और R जो था वो क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो सिमिलर मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक करंट और हीट करंट दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। तो सीधी सी बात है कि सर आपने जो इलेक्ट्रिक करंट लिया उसको तो आपने रिप्लेस कर दिया हीट करंट से, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होगा। तो अपने को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो रिस्पॉन्सिबल था करंट फ्लो करवाने के लिए। तो यहाँ पर हीट करंट को फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो अपने को पता चला कि सर हीट तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो होगी। तो यहाँ पर हीट करंट को फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ΔT। और ये R जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती थी, रेजिस्टेंस। यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का काम क्या था कि कोई भी मटेरियल करंट के फ्लो को कितना अपोज करता है। तो सीधी सी बात है, अगर हीट करंट की बात करेंगे तो कोई ना कोई चीज़ तो यहाँ पर भी होगी, किसी कंडक्टर में या किसी भी मटेरियल की हम लोग बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी यहाँ पर भी होगी जो उसके हीट करंट के फ्लो को अपोज करे। तो यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं वो चीज़ क्या होगी, उसको R, और इस R को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इन चीज़ों पे आगे अपन बात करेंगे कि बेसिकली थर्मल रेजिस्टेंस क्या है और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है चीज़। तो अपने पास जो हीट करंट जो आया उसका फॉर्मूला अपने पास क्या हो गया, H = ΔT/R, और ΔT अपना टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइड बाई R, और R अपने लिए क्या होगी, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये चीज़ तो अपनी क्लियर हो गई। अब इसी चीज़ को अपन लोग अगर दूसरे वर्ड्स में लिखें तो इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक सिस्टम कंसीडर कर लेता हूँ कि मैंने मान लो दो कोई अलग अलग बॉडी कंसीडर कर ली,
जिसमें से इस बॉडी का टेम्परेचर मैंने हाई मान लिया और इस बॉडी का टेम्परेचर क्या मान लिया, लो, और ये कांस्टेंट मान लिया कि भाई यहाँ कोई ऐसा सेटअप लगा रखा है जो लगातार इस बॉडी का टेम्परेचर TH मेंटेन करके रखता है और इसका टेम्परेचर लगातार TL मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि हीट ट्रांसफ़र जो है, हीट करंट, उसको हम लोग दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, बिफोर स्टेडी स्टेट और आफ्टर स्टेडी स्टेट। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस केस में कौन से की, आफ्टर स्टेडी स्टेट की। अब कई बच्चों को ये डाउट आएगा कि सर ये स्टेडी स्टेट का क्या सीन है। तो अपन अगर एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझें तो जैसे मान लो अपन किसी ज़मीन में खुला पानी देते हैं पाइप के थ्रू, तो वो पानी जो है वो पानी आगे कैसे बहता है, तो वो पानी जिस ग्राउंड के ऊपर गिरता है तो ज़मीन पहले क्या करती है, पहले ज़मीन उस पानी को पी के खुद की प्यास बुझाती है और फिर जो पानी बच जाएगा उसको आगे भेजती है। तो जैसे ही जब ज़मीन का पेट बिल्कुल या उसकी प्यास मिट जाएगी बिल्कुल, तब वो क्या करेगी, पीछे से जितना पानी आएगा वो पानी सारा का सारा आगे ट्रांसफ़र करने लग जाएगी। सेम यही काम हीट करंट में स्टेडी स्टेट, बिफोर स्टेडी स्टेट और आफ्टर स्टेडी स्टेट का है कि जैसे मान लो अपन लोहे की रोड से अगर हीट ट्रांसफ़र करें तो पहले लोहे की रोड क्या करेगी कि उसके पास जो हीट मिलेगी सबसे पहले तो उससे खुद का टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेगी और उसके बाद में जो हीट बचेगी उसको आगे ट्रांसफ़र करेगी। तो उस केस में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करें तो वहाँ पर जितनी हीट पीछे से आती है वो उतनी हीट आगे डिलीवर नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि कुछ हीट से वो खुद का टेम्परेचर बढ़ाने लग जाता है। तो वो कंडीशन तो हो गई बिफोर स्टेडी स्टेट। लेकिन आफ्टर स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, जब रोड का टेम्परेचर पूरी तरीके से बढ़ चुका हो, वो एक सेचुरेशन पॉइंट पे जा चुका हो कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर मैं फिलहाल नहीं बढ़ाऊंगा। उस केस में क्या करेगा वो पॉइंट, उस पॉइंट पे जितनी हीट बैकवर्ड डायरेक्शन से आएगी उतनी ही हीट वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। तो वो रहती है स्टेडी स्टेट, ठीक है। और उस स्टेडी स्टेट में हम लोग और आगे चलते जाएंगे और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे तो अपने को पता चलता जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये दो अलग अलग टेम्परेचर की बॉडी के बीच में एक रोड रख दी, ठीक है। और इस रोड की लेंथ मैंने कंसिडर कर ली कितनी, L, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये मैं मान लेता हूँ कितना इसका है, A, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि हीट करंट इसका कितना क्या होगा और उसको कैसे रिलेट करके निकाल सकते हैं, तो हीट करंट जो है वो बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। dQ/dt यानी कि H जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो वो मुझे पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा हीट करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा अपने को, डेल्टा T, ठीक है। दूसरा ये डिपेंड करता है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे कि एरिया इसका जितना ज़्यादा होगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ही जल्दी फ्लो होगी। तो dQ/dt या हीट करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और तीसरा रहता है इसकी लेंथ पे, ठीक है, कि लेंथ जितनी ज़्यादा होगी या हीट एनर्जी को जितनी ज़्यादा दूर ट्रांसफ़र करना होगा इसके ट्रांसफ़र होने की रेट उतनी ही कम होती जाएगी। यानी कि ये तीसरा फैक्टर क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अब इन सभी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके लिखें तो dQ/dt जो अपने पास आएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T डिवाइड बाई L, ठीक है। अब अपने को पता है इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट काम में लेंगे और वो कांस्टेंट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, dQ/dt इक्वल्स टू KA डेल्टा T डिवाइड बाई डेल्टा L, ठीक है। और ये K जो है अपने लिए किसका काम करेगा, ये काम करेगा थर्मल कंडक्टिविटी का। तो हम लोग इस K को हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो K का मतलब क्या हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। जैसे आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आए थे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, वहाँ पे पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस, सेम वैसी चीज़। तो अपने पास अगर हीट करंट की बात करें तो dQ/dt जो है, dQ/dt या IH हीट करंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, KA डिवाइड बाई L इंटू डेल्टा T। और इसको अगर इलेक्ट्रिक करंट के साथ कंपेयर करें IE तो वो क्या रहता था अपने पास, डेल्टा V डिवाइड बाई R। तो यहाँ से इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 1 मान लें और ये इक्वेशन 2 मान लें, तो इन दोनों को कंपेयर करके देखोगे तो अपने को क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो आपको पता चला कि जो थर्मल रेजिस्टिविटी जो है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, L/KA। अब ये मैं चीज़ आपको क्यों लिखवा रहा हूँ कि सर आप हमें ये चीज़ें क्यों बता रहे हो कि R=L/KA रहता है, R तो अलग चीज़ थी, R तो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी थी। तो ये इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि अपने को यहाँ पर जो क्वेश्चंस मिलेंगे इन क्वेश्चंस का टाइप जो है सेम वही होगा। जैसे वहाँ पर आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि 2 रजिस्टर सीरीज में लगा दिए, 3 रजिस्टर सीरीज में लगा दिए, 3 रजिस्टर पैरेलल में लगा दिए, तो वहाँ अपने से करंट पूछता था,
कि भाई इस रजिस्टर में करंट बताओ, इस रजिस्टर में पोटेंशियल बताओ, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते थे, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालते थे, आर इक्विवेलेंट निकाल के फिर करंट वो सर्किट में करंट निकालते थे, फिर हम लोगों को जो चीज़ें निकालनी रहती थी हम लोग वो सोल्व कर लेते थे। तो सेम वही काम यहाँ पर भी पूछेगा कि किसी जगह का टेम्परेचर बताओ, किसी रोड में से ये बताओ हीट करंट कितनी क्या फ्लो हो रही है, कितनी क्या नहीं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल हीट करंट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हर रोड को एक रजिस्टर की तरह मान के चीज़ों को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब अपने पास जो के है उस के को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, इसकी यूनिट की वगैरह की अगर बात करें अपन, तो अपने पास यूनिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी की क्या हो जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी अपने पास। तो अपने को पता है इस चीज़ को हम लोग क्या लिखते थे, हीट करंट। क्या लिखते हैं, हीट करंट। और हीट करंट की यूनिट मैंने क्या बताई थी, कैलोरी पर सेकंड, ठीक है, कैलोरी पर सेकंड। तो कैलोरी पर सेकंड इसकी यूनिट मिलेगी आपको। ये एरिया दे रखा है, चलो इसको अलग से लिख के सोल्व कर लेते हैं। ये अपने पास क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी डिवाइड बाई एल। अपने को पता है इसकी यूनिट क्या रहती है अपनी, कैलोरी पर सेकंड। ये जो एरिया है इसकी यूनिट क्या मिलेगी, मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या मिलेगी, मीटर। और डेल्टा टी की यूनिट क्या मिलेगी अपने को, केल्विन। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगी अपने को, के इक्वल्स टू इसकी यूनिट क्या मिल गई, कैलोरी पर सेकंड मीटर और पर केल्विन, ठीक है। या फिर कैलोरी को हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैलोरी एक एनर्जी का ही फॉर्मेट है, तो हम लोग जूल में भी लिख सकते हैं। तो अगर जूल में लिखेंगे तो जूल पर सेकंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या अगर मैं जूल में लिखूं तो जूल पर सेकंड मीटर पर केल्विन। तो ये जूल पर सेकंड जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये याद करो किसकी यूनिट थी, पावर की। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाट। तो दूसरी यूनिट इसकी के की जो मिलेगी अपने को वो क्या मिल जाएगी, वाट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। अब कुछ जो छोटी छोटी ज़रूरी चीज़ें हैं जो इसके बारे में अपने को याद रखनी चाहिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज़ तो अपने को पता चल गई, हीट करंट जो उसका फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास, के ए डेल्टा टी डिवाइड बाई एल, ठीक है। डेल्टा टी अपना टेम्परेचर डिफरेंस, और के को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। एक हम लोगों ने पढ़ी थर्मल रेजिस्टिविटी, उसकी वैल्यू क्या हो गई थी अपने पास, एल बाई के ए, ठीक है। अब अपन बात करें तो सबसे पहले हम लोग कैसे ही स्टार्ट करते हैं कि सर ये थर्मल कंडक्टिविटी है, इसका रोल बताइए, क्या है रोल इसका, और ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो ये बेसिकली क्या रहता है बेटा, ये मटेरियल की हार्डकोर प्रॉपर्टी रहती है। ये न तो रोड वगैरह जो मटेरियल आपने लिया उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, उस मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि थर्मल कंडक्टिविटी is depends on nature of material. It does not depends on the shape or size of material, ठीक है। दूसरी चीज़, अब अपने को पता है कि हीट करंट अपने को क्या चाहिए, किसी भी मटेरियल में मान लो अपन को कहीं हीट ट्रांसफ़र करनी है तो हम तो ये चाहेंगे वो काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो अपने पास हीट करंट जो वो क्या आया था, के ए डेल्टा टी डिवाइड बाई एल। तो हमें पता है हमें ये चीज़ जल्दी जल्दी करवानी है। तो ये हीट करंट की वैल्यू अगर अपने को मैक्सिमम चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए कि कोई ऐसा मटेरियल हो जिसके लिए के की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हीट करंट उतना ही जल्दी फ्लो करेगा। तो एक अच्छे कंडक्टर के लिए हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए, बताएं आप लोग। एक अच्छे कंडक्टर के लिए, अच्छा कंडक्टर मतलब जिसमें हीट करंट आसानी से फ्लो हो जाए, या ये बोल सकते हैं ज़्यादा जल्दी जल्दी फ्लो हो, तो उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम या ज़्यादा। बहुत बढ़िया, अपने को पता है कि आई जो है ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे। तो हमें अगर एक अच्छा कंडक्टर ढूंढना है तो उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा अपना, व्हेन ए सब्सटेंस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, then the value of
K इज वेरी हाई, ठीक है। और आइडियल केस की या परफेक्ट कंडक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा, फॉर आइडियल और परफेक्ट कंडक्टर K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो सेम इसका जस्ट उल्टा भी होगा कि जो बैड कंडक्टर्स होंगे जिनमें हीट फ्लो बहुत धीरे होती होगी या न के बराबर होती हो या बिल्कुल ही नहीं होती होगी, उनके लिए थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होगी। बहुत कम होने का मतलब मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या हो गया, व्हेन ए सब्सटेंस इज बैड कंडक्टर of heat, then value of K is very low, ठीक है। और for perfect और ideal bad conductor K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर अपन बात करें नॉर्मली डेली लाइफ में अपन हवा, पानी, ह्यूमन बॉडी वगैरह इन सब की बात करें, तो अगर डेली लाइफ की बात करें तो हवा और जो बर्फ़ जो रहती है वो सबसे बुरे कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन नोट डाल के लिख सकते हैं कि एयर एंड आइस आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। ये तो बैड कंडक्टर्स हो गए। तो गुड कंडक्टर्स कौन सा है, गुड कंडक्टर्स है ह्यूमन बॉडी। अब हम कैसे मान ले सर कि आप बोल रहे हो कि ह्यूमन बॉडी गुड क्या नाम है आपका, गुड कंडक्टर्स है। तो अपन मान लो कभी मम्मी खाना बना रही हो, अपन वहाँ जाते हैं गर्मा गर्म खाना खाने के लिए, तो वो रोटियाँ जो रहती हैं उनको गर्म रोटी को हाथ में लेते हैं तो अपने को तुरंत हाथ में लेते ही पता चल जाता है कि रोटी गर्म है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोटी जो थी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और अपने हाथ पे रखते ही तुरंत पता चल गया। इसका मतलब वहाँ से रोटी से हाथ तक हीट ट्रांसफ़र होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो एक अच्छे कंडक्टर की तो यही पहचान है, आई बात समझ में। एक अच्छे कंडक्टर की ये कंडक्टर की यही पहचान है जिसमें करंट जो है, हीट करंट जो है वो तुरंत फ्लो हो जाए या हीट एनर्जी जो है वो तुरंत ट्रांसफ़र होने लग जाए, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब सर आपने ये क्यों लिखा कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ह्यूमन बॉडी क्या है कि हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है लेकिन वो उस हीट एनर्जी को अपने अंदर से ट्रांसफ़र नहीं होने देती। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि करंट जो लगता है किसी इंसान को वो एक जगह से इंटर करता है और दूसरी जगह से निकल जाता है, आई बात सुने। कि जैसे मान लो आपके हाथ में गलती से कोई वायर आ गई, वहाँ से करंट आया तो और आप ज़मीन के कॉन्टैक्ट में हो तो कंप्लीट सर्किल बन जाएगा, कंप्लीट सर्किट बन गया तो करंट फ्लो होने लग जाएगा। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आप मम्मी ने हाथ में रोटी रखी हो गर्मा गर्म, हाथ में से हीट ट्रांसफ़र हुई हो और पैरों में से निकल गई हो, नीचे अपन पानी में खड़े पता चला पानी भी गर्म हो गया हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बॉडी के अंदर करंट जो है, हीट करंट हो चाहे इलेक्ट्रिक करंट हो, वो आ तो जाते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफ़र होके निकल जाता है जबकि हीट करंट ट्रांसफ़र होके नहीं निकलता है, ठीक है। इसी कारण से बोला जाता है कि ह्यूमन बॉडी जो वो बैड कंडक्टर्स की तरह काम करती है, ठीक है। अब जैसे अपन बात करें आजकल नए नए डिवाइस चले हुए हैं, अपन जैसे खाना बनाने वाली मशीनों के बारे में बात करें, जो भी खाना बनाने के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो रहती है वो बहुत हाई रहती है। क्यों हाई रहती है, क्योंकि हमने मान लो किसी चीज़ को गर्म करना, आपने माइक्रोवेव में किसी बर्तन में कुछ खाना डाल के रखा, क्यों गर्म करना, वो तुरंत 2 मिनट में गर्म कर देगा। 2 मिनट में गर्म करने का मतलब क्या है, या आपने चूल्हे के ऊपर किसी चीज़ को रखा या गैस के ऊपर कुकर को रखा, 2 मिनट में गर्म हो जाते हैं। कि इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ से बाहर से जो हीट ट्रांसफ़र की गई थी वो तुरंत अंदर की तरफ ट्रांसफ़र हो गई। यानी कि जो जिस इंस्ट्रूमेंट में आपने रखा, जो मटेरियल में रख रखा है आपने, जिस बर्तन में रख रखा है, वो बर्तन जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो हम लोग कुकिंग के लिए जो बर्तन काम में लेते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। अच्छा, उसी के अगर स्पेसिफिक हीट की बात करें तो
स्पेसिफिक हीट बर्तनों की, खाने बनाने वाले बर्तनों की स्पेसिफिक हीट कम होती है कि ज़्यादा होती है? बढ़िया, उनकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है? वेरी लो होनी चाहिए। ठीक है, लो क्यों होनी चाहिए? ताकि हमने मान लो 100 जूल एनर्जी दी है तो 100 में से लगभग 90-95 जूल वो खाने को ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि अगर उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी तो हम जो एनर्जी देंगे उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी तो वो खुद का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए काम में लेगा। क्योंकि मान लो अगर आप मान लो पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, पानी का टेम्परेचर मान लो आपको 70 डिग्री करना है, तो 70 डिग्री पानी का टेम्परेचर करेंगे तो 70 डिग्री पानी के टेम्परेचर के साथ बर्तन का टेम्परेचर भी 70 डिग्री होगा। तो सोचो अगर बर्तन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी तो बर्तन ज़्यादा एनर्जी लेगा। भाई पानी तो जो 70 डिग्री तक पहुंचाना उसको तो जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए ही, लेकिन साथ में बर्तन को भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? फॉर कुकिंग थर्मल कंडक्टिविटी is high and specific heat is low। ठीक है, क्लियर है जी? चलिए अब एक क्वेश्चन के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। आपको दो बॉडी दे दी अलग अलग, और मैंने मान लिया यहाँ का टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का टेम्परेचर मान लिया कितना 0 डिग्री सेल्सियस। इसको वही एक रोड के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया, जिस रोड की लेंथ मैंने कितनी मान ली 10 मीटर, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं अपन कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। ठीक है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो के जो है वो मैंने आपने मान ली हमने 20 वाट पर केल्विन पर मीटर। ठीक है, अब अपने से पूछा क्या गया है? तो अपने से पूछा ये गया कि भाई अपन हीट करंट के बारे में तो बाद में बात करेंगे, आप पहले मेरे को ये बता दीजिए कि स्टेडी स्टेट के अंदर 5 सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है अपना? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इन 5 सेकंड इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो अपने को पता है अपने पास फॉर्मूला क्या रहता था, अपन ने क्या पढ़ा है? आप एक बार स्क्रीन रोक के आप इसको एक बार ट्राई करके देखें और अपन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा? हीट करंट अपन ने क्या लिखी थी? dq/dt इक्वल्स टू KA डेल्टा T डिवाइड बाई L। अब आप बोले सर आपने तो हीट करंट का फॉर्मूला लिखवाया था, इन्होंने तो एनर्जी पूछ ली अपने से। तो बेटा मैंने शुरुआत में सबसे पहले जब ये फॉर्मूला लिखा तब DQ को क्या बताया था? हीट एनर्जी कितनी ट्रांसफ़र हुई है वो, और ये क्या था? टाइम, कि कितने टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। तो हम इसी चीज़ को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं डेल्टा Q बाई डेल्टा T या फिर Q बाई T, कि कितनी हीट एनर्जी अपन ने ट्रांसफ़र की है और कितने टाइम में। तो अपने पास कुल मिला के हीट करंट का ये फॉर्मूला जो है इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं Q बाई T इक्वल्स टू KA डेल्टा T डिवाइड बाई L, और Q जो है अपने पास क्या हो गया? एनर्जी ट्रांसफ़र, और T जो है वो कौन सा हो गया? टाइम। ठीक है, तो अपने से Q पूछा गया है, तो Q पूछा गया है तो अपन क्या लिखेंगे? Q इक्वल्स टू KA डिवाइड बाई L इंटू डेल्टा T इंटू स्मॉल t। ठीक है, तो अपन वैल्यू उठा के रखें तो Q इक्वल्स टू K की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? K की वैल्यू 20, A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और L 10। ठीक है, तो K की वैल्यू तो 20, और ये जूल में है तो सारी चीज़ें, क्योंकि वाट पर मीटर में दे रखी है, वाट पर सेकंड में दे रखी है, तो ये जूल में आएगी, तो अपने को जूल में ही आंसर मिलेगा। तो K तो हो गया 20, एरिया दे रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये CGS में इसको MKS में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 100 माइनस 0, और L जो दे रखी है वो कितनी ले रखी है अपन ने? 10। तो इसको सोल्व करें तो Q इक्वल टू कितना हो गया अपने पास? ये 10 से 10 कैंसिल आउट, और ये हो गया कितना? 20, और इसको 20 से ये सोल्व करें तो ये हो गया 10⁻⁻2, और अपने पास हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2, और टाइम इसने दे, सॉरी टाइम की वैल्यू अपन ने नहीं लिखी है, टाइम की वैल्यू इसने कितनी दे दी? 5। ठीक है, इंटू में 5, तो इंटू ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा 10, और ये 0.1 जूल। क्लियर? ठीक है, तो इसी में एक क्वेश्चन आप खुद भी लिखें। चलो इसी का सेकंड पार्ट लिख लेते हैं आप।
आपसे सेकंड पार्ट के बारे में बात करें अपन, तो आप कैलकुलेट करें, आप एक काम करें कि ये जो रोड दे रखी थी 10 मीटर की, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और ये साइड का टेम्परेचर अपना कितना दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम वही हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कितना होगा अपना, वन था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थर्मल कंडक्टिविटी के इक्वल्स टू कितनी थी 20 वाट मीटर पर केल्विन, ठीक है। तो अपने से पूछा क्या है इसने, सेकंड पार्ट में आप लोग पूछने सोल्व कीजिए कि भाई आप मेरे को है ना यहाँ से इस एंड से, सॉरी इस एंड से 3 मीटर की डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट मान लो P, पॉइंट P का टेम्परेचर क्या था इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ पॉइंट P, ठीक है। और बोले सर पॉइंट P का टेम्परेचर कैसे निकालें, तो अपने को पता है कि भाई ये थर्मल, इसमें इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग क्या पढ़ के आए थे कि वायर में करंट हर जगह क्या रहता है, सेम, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस रोड के 2 टुकड़े कर लेता हूँ, ठीक है। एक टुकड़ा मैंने ये ले लिया, यहाँ का टेम्परेचर ये P पॉइंट हो गया, यहाँ का टेम्परेचर मैंने मान लिया T, और दूसरा टुकड़ा ये भी पॉइंट P, इसका भी टेम्परेचर T। इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना था अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो हीट करंट इसमें से जाएगा वही हीट करंट यहाँ से जाएगा। फिर आप बोले सर अब तो बात बन जाएगी, अब मेरे समझ में आ गया, हीट करंट अगर दोनों में सेम है तो मैं दोनों के लिए हीट करंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ और अलग अलग करके उसको इक्वल कर देता हूँ। ये डिस्टेंस 3 मीटर है तो ये कितनी रह जाएगी अपनी 7 मीटर, शाबाश। तो इसके लिए हीट करंट का फॉर्मूला लिखें, कितना हो गया, के की वैल्यू कितनी होगी 20 इंटू ए जो है वो कितना हो गया, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁴, डेल्टा टी जो है वो कितना हो गया अपने पास 100 माइनस टी डिवाइड बाई 3, और ये इधर से किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके लिए भी के तो वही है सेम, 20 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू टेम्परेचर जो हो कितना हो गया T-0 डिवाइड बाई लेंथ कितनी होगी 7। तो ये वाली टर्म तो अपनी कैंसिल हो गई, तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा अपने पास 700 माइनस 7T इक्वल्स टू 3T, ठीक है। तो इसको सोल्व करें तो माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 700 इक्वल्स टू अपने पास हो गया 10T, और T इक्वल्स टू जो है अपने पास कितना आ गया 70 डिग्री सेल्सियस। ये अपना हो गया आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार देखें वीडियो को, और इसमें अगर आपको कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें, और अगले टॉपिक पे आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ अपन लोग कल दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना।